पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। प्रवीण अत्रे जी, जिनको हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की टीम में शामिल किया गया, डीजीआईपीआर डिपार्टमेंट में मीडिया सेक्रेटरी पर इनकी ताजपोशी की गई है। बातचीत करेंगे इनसे। प्रवीण जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। प्रवीण जी, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल बिजली आंदोलन के माध्यम से जमीन तलाश कर रहे हैं, जैसे पंजाब में उन्होंने तलाश की, दिल्ली में तलाश की, अब हरियाणा में तलाश कर रहे हैं। वैसे तो इलेक्शन वो कई स्टेट में, गुजरात भी और कई जगह लड़ चुके हैं। मुद्दे ये शुरुआत यहीं से करते हैं, बिजली आंदोलन। देखिए धरनी जी, मुझे लगता है कि देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नेता शायद पहले ना कभी हुआ है, और मुझे लगता है ना भूतो ना भविष्यति। क्योंकि जिस तरह से झूठ बोल के जनता को बरगलाने का प्रयास अरविंद केजरीवाल करते हैं, हरियाणा की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। हरियाणा की जनता तो झूठ को 100 कोस से पहचानती है। जैसा आपने जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल गुजरात में गए तो वहां पे एक ही बात कि गुजरात में देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, लेकिन गुजरात की जनता ने तुरंत जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में गए, वहां पे भी यही लाइन कि सबसे महंगी बिजली है, उत्तर प्रदेश की जनता ने तुरंत जवाब दिया। उत्तराखंड में भी यही लाइन रिपीट की थी, उत्तराखंड की जनता ने जवाब दे दिया। लेकिन इनका झूठ जहां पंजाब में चला, मैं चला इसलिए कहूंगा क्योंकि वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन हैरानी यह है कि पंजाब चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ये बोलते थे कि पंजाब में देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। जब सरकार बन गई, जालंधर उपचुनाव के बाद जो महंगी बिजली पंजाब में थी, अरविंद केजरीवाल जी के अनुसार उसमें 80 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहले से सबसे महंगी थी, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, 80 पैसे बढ़ोतरी करके तो वो और ज्यादा महंगी हो गई। तो जहां पे आपकी सरकार है, वहां पे तो आप देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा में आके अब हरियाणा की जनता को झूठ बोल के बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। अडानी अंबानी को खुश करने पर बीजेपी लगी है, केजरीवाल का मंच से सीधा कहना था। अब इस तथ्य पे भी ध्यान देते हैं। दिल्ली के अंदर लेट फी पेमेंट सेस जो है वसूला जाता है उपभोक्ता के साथ। दिल्ली के अंदर लगातार इस बात का आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पे लग रहा है कि लोगों से तो 18% सेस वसूला जा रहा है लेट पेमेंट, लेकिन सरकार के खाते में 12% आ रहा है। वो जो 6% है वो कहां जा रहा है? क्योंकि दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन तो प्राइवेट कंपनीज के पास है। तो वो जो 6% है वो कहां जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है, लगभग 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला ये दिल्ली के अंदर चल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल के सच को समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। हरियाणा के अंदर सर चार्जेस जो बिजली के नाम पर लिए जाते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने काफी एग्रेसिव बोला है। देखिए, हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2014 में जब हरियाणा में सत्ता संभाली और बिजली के ऊपर जो काम करना शुरू किया, आप हैरान होंगे, लगभग 1.5 लाख नए ट्रांसफार्मर हरियाणा प्रदेश में लगाए, 2000 किलोमीटर के लगभग नई लाइनें बिछाई गई, सब स्टेशन 60 से ज्यादा नए बनाए गए, नए कुछ सब स्टेशन को अपग्रेड किया गया। और स्थिति यह है कि आज हरियाणा के अंदर लगभग 6000 गांवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। आपने देखा पिछले 2-3 दिन में जिस तरह की बारिश हुई, जिस तरह के हालात बने, उसके बावजूद हरियाणा के अंदर बिजली सुचारू रूप से दी गई। अब दिल्ली में जाके देखिए हालात क्या है इस बारिश की वजह से, और बिजली के क्या हालात है। अब पंजाब में जाके देख लीजिए क्या हालात है, सच आपके सामने आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ बोल के अपनी राजनीति चलाने का प्रयास करते हैं, हालांकि दूसरे प्रदेशों में इनको मुंह तोड़ जवाब मिला है, और हरियाणा की जनता तो झूठ को 100 कोस से पहचानती है, जैसा मैं पहले कह चुका हूं। तो अरविंद केजरीवाल जो है बिजली को मुद्दा बनाकर हरियाणा में क्यों उतरना चाहते हैं? अब तो हरियाणा के वो जो डिफाल्टर जिले कहे जाते थे, 5-6 जिले थे, उनमें भी जो जानकारियां मिली है, क्योंकि हमारी पीके दास जी जो चेयरमैन है बिजली बोर्ड के, उनसे बातचीत हुई है, और वहां भी 70-80% बिजली की रिकवरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हरियाणा, देखिए, पहले हरियाणा प्रदेश का किसान अगर खेत में पानी देना होता था तो डीजल फूकने में मजबूर था, डीजल इंजन से वो पानी देता था। क्या आज हरियाणा के किसी खेत में आपको डीजल इंजन चलता दिखता है? क्योंकि बिजली पर्याप्त रूप से मिल रही है। आपको एक चीज और बता देता हूं, अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने से पहले दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है लगभग 7.30% था, आज मात्र 0.7% रह गया है। कारण क्योंकि बिजली नहीं मिलती उद्योगों को। जब बिजली नहीं मिलेगी तो वो पलायन कर जाएंगे। तो हालात ये है कि आज पंजाब का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों घट गया। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं आपको पंजाब की बिजली के हालात का। डेरा बसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, आपको 5,000 रुपए गज से एक प्लॉट मिल जाता है,
वहां से हार्डली 12-15 किलोमीटर दूर बरवाला इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां जाइए, वहां 50,000 रुपए गज। मैंने पूछा एक बार कि ये अंतर क्यों है, तो मुझे बताया जो वहां डेरा बसी में लोग काम धंधा करते हैं कि साहब बिजली नहीं मिलती, काम कैसे चलेगा। तो जिस प्रदेश, अच्छा एक और आपको आप याद होगा, जैसे ही मई शुरू हुई, गर्मी शुरू हुई, पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब के सरकारी कार्यालयों का समय 7:30 से 2 बजे तक कर दिया। क्यों किया? क्योंकि देने के लिए बिजली नहीं है। पीक आवर में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है, और पीक आवर कब होता है? 3 से लेके 5 बजे, 2:30 से लेके 5 बजे तक। तो उस समय में कार्यालय ना खुले, बिजली पंखे ट्यूबलाइट ना जलानी पड़े, क्योंकि देने के लिए बिजली नहीं है। और एक और आपको बता देता हूं, इस वक्त पंजाब के अंदर जो सामान्य वर्ग का उपभोक्ता है, जो 200 यूनिट तक जलाता है, 100 यूनिट तक कंज्यूम करता है, और 2 किलोवाट जिसका लोड है, उसका प्रति यूनिट रेट मालूम है आपको? 4.49 रुपए। और हरियाणा में कितना है? 1 से 50 2 रुपए, और 50 से 100 2.5 रुपए। हरियाणा में 2.5 रुपए प्रति यूनिट मिल रही है, और वहां 4.49 रुपए प्रति यूनिट मिल रही है। और अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं कि हरियाणा में बिजली महंगी है। इनसे बड़ा झूठा कौन होगा? प्रवीण जी, जिस प्रकार से मौसम की मार के आगे तो किसी का बस नहीं चलता, फिर भी जिस प्रकार से हरियाणा में हालात बने हुए हैं, जगह जगह के इंद्र देवता का प्रकोप देखने को मिला है, पहाड़ों पर हो या समतल एरिया में हो। लेकिन विशेष रूप से हरियाणा के कई जिले बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, गुड़गांव हो, अंबाला हो, और भी कई जिले हैं, चंडीगढ़ भी अछूता नहीं है इससे। हरियाणा में की बात करें तो हरियाणा सरकार ने इसके लिए, मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर क्या प्रबंध किए हैं? देखिए, ये बात आपकी सही है धरनी जी। जैसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून दोनों आपस में मिले, तो हरियाणा के कुछ जिलों में बहुत ज्यादा पानी बरसा। स्थिति यह है कि कुछ जिलों में तो लगभग 240 से लेकर 250 मिलीमीटर तक पानी बरसा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जो अधिकारी हैं उनकी बैठक बुलाई थी, आपको भी पता है। जो मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जो संबंधित विभाग के थे, जैसे लोकल बॉडी डिपार्टमेंट हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, रूरल डेवलपमेंट हुआ, जो भी संबंधित विभाग थे, होम डिपार्टमेंट हुआ, उनके अधिकारियों की तुरंत बैठक बुलाई और रिव्यू किया स्थिति का। उसके बाद सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मुख्यमंत्री जी ने बैठक की, और सबको ये आदेश दिए गए कि निचले स्तर पे जो लोग, मतलब जो लो लेवल के एरियाज हैं, वहां पे अगर जरूरत पड़े तो लोगों को इवैक्यूएट करो, उनके खाने पीने का प्रबंध करो, जो प्रशासन ने तुरंत किया गया। और इसके साथ साथ बाकायदा टीमें बना के कि जितनी नदियां, क्योंकि नदियों में पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया, एक तो यहां बारिश हो रही थी, ऊपर पहाड़ों से पानी बहुत तेजी से आ रहा था, तो जितनी नदियां हैं, चाहे घग्गर है, टांगरी है, कुशल्या पे तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गए निरीक्षण करने के लिए। उन नदियों के तटबंधों के लगातार निरीक्षण करने के लिए टीमें बनाई गई, और बाकायदा सैंड बैग्स तैयार करवाए गए, लेबर्स का एक्स्ट्रा अरेंजमेंट किया गया कि अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत वहां पे राहत दी जा सके। और नतीजा ये हुआ, भगवान का भी शुक्र कहेंगे इसमें, कि हरियाणा के अंदर जानी माल का नुकसान बहुत कम हुआ। लगभग 5 लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा, जबकि दूसरे प्रदेशों की स्थिति धरनी जी बहुत विकट है। हिमाचल में तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, पंजाब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पंजाब में तो करीबन 80 जगह ऐसी हैं जहां बाढ़ की स्थिति है। तो जहां हालात ये हैं कि कुछ सरकारें अपने यहां संभाल नहीं पा रही हैं, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से तुरंत राहत के प्रोग्राम चलाए, प्रशासन को तुरंत तेजी से काम करने के लिए दिशा निर्देश दिए और अरेंजमेंट्स करने के दिए, हम उनके बनिस्पत बहुत अच्छी स्थिति में, भगवान का इसका शुक्र है इस मामले में। प्रवीण जी, जिस प्रकार से हिमाचल अभी हरियाणा से कटा पड़ा है, अगर हम हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़ से निकल के अंबाला जाना हो, चाहे बनूड़ राजपुरा रास्ता, वो इस वक्त बंद पड़ा है। अंबाला डेराबसी जीरकपुर वाला भी मार्ग अवरुद्ध पड़ा है। तो ऐसी स्थितियों में दूसरे राज्यों से जोड़ना और हरियाणा में स्मूथ ट्रैफिक रहे, इसके लिए क्या दृष्टिकोण है? देखिए, विद इन हरियाणा तो ट्रैफिक मूवमेंट ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने बताया, जब हरियाणा से हिमाचल में जाते हैं, बद्दी के पास मड़ा वाला, वहाँ का पुल टूट गया, तो स्वाभाविक है जो लोग हरियाणा से पंचकुला से बद्दी जाते हैं, कालका से बद्दी जाते हैं, उनकी मूवमेंट पे असर पड़ा। इसी तरह से बहुत सी जगह पे इस तरह की परेशानी आई, NH 44 पे आई थी, NH 152 पे आई थी। देखिए, जो NH हैं वो तो केंद्र सरकार के अधीन है, स्वाभाविक है कि अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आई है तो वो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जो है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के काम शुरू हो चुका है। मेरी जानकारी में NH 44 पे आवाजाही शुरू हो चुकी है, NH 52 पे भी शायद अभी थोड़ी देर पहले मुझे कोई जानकारी दे रहा था कि आवाजाही शुरू हो जाएगी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इस भयंकर बारिश से नुकसान हुए हैं, देखिए सरकार की पहली प्राथमिकता थी कोई जानी नुकसान ना हो, लोगों को तुरंत राहत दी जाए, लोगों को इवैक्यूएट किया जाए,
उनके खाने पीने का प्रबंध किया जाए। अब दूसरा स्टेप है कि ऐसे जो जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई समस्या आई है और जो हरियाणा सरकार के अधीन है, वहां पे सरकार तुरंत उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करेगी, जिससे लोगों की परेशानी खत्म हो जाए। मिशन 2024 लोकसभा विधानसभा, ये सवाल हर बार ध्यान में इसलिए आता है क्योंकि अब चुनावी माहौल बनना शुरू हो चुका है। इसके लिए बीजेपी का रोड मैप क्या रहने वाला है, क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं वो जनता तक प्रॉपर पहुंचे, क्योंकि अब तो आपके पास प्रभार भी जो है मीडिया सेक्टर का है। देखिए, हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने जो जितनी भी जनहितैषी योजनाएं चलाई हैं, उन जनहितैषी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक सही ढंग से पहुंचे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया। नतीजा ये हुआ कि पहले की सरकारों में अगर कोई योजना थी जहां उसका लाभ केवल उन लोगों को मिलता था जो सत्ता के नजदीक होते थे, सत्ता के चहेते होते थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो आम जन है, प्रदेश का गरीब, शोषित, दलित, वंचित वर्ग, उसको प्राथमिकता देते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी अवधारणा है अंत्योदय की, जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति है, विकास वहां तक पहुंचे, उसको पहले आगे लेके आया जाए, उसको उठाया जाए। और आप जानते हैं जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना शुरू की थी, जिस योजना के अंदर कुछ परिवारों को चिन्हित किया जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम थी, उनकी आमदन को बढ़ाने के लिए उनके लिए काम करना शुरू किया। उसके बहुत बेहतर नतीजे हमारे सामने आए हैं। तो हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा का नतीजा ये है कि आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं कि अगर वो सरकार में आते हैं, परिवार पहचान पत्र जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है खट्टर सरकार के द्वारा, और कई ऐसी योजनाएं, उनको वो कहते हैं कि पहली कलम से खारिज करेंगे। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे बड़ी परेशानी ये है, पारदर्शिता उनकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जैसे जैसे पारदर्शिता बढ़ रही थी, हुड्डा साहब परेशान हो रहे थे। क्योंकि जिन लोगों ने सत्ता को केवल अपनी सुविधा का साधन समझा, जिन लोगों ने सत्ता को भोगा, देखिए हमारे में और उनमें एक बुनियादी अंतर है। हम सत्ता को सेवा का माध्यम समझते हैं और हमने सेवा की जनता की। अभी 2 दिन पहले एक एजेंसी का सर्वे आया है धरनी जी, और उस एजेंसी के सर्वे के अंदर बड़ा स्पष्ट दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हालांकि अभी इस चुनाव के अंदर लगभग 1.5 साल का समय पड़ा हुआ है। वो एजेंसी तो अपने सर्वे में बता रही है लगभग 37% वोट। सबसे बड़ी बात, पहला 2014 का चुनाव लड़ा तो 33% वोट मिलते हैं, 2019 का लड़ा 36.5% के लगभग वोट मिलते हैं पहले से बढ़ के। और मैं ये दावे से कहता हूं तीसरे चुनाव में उससे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह का काम, जैसे आपने परिवार पहचान पत्र का जिक्र किया, अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले जो अविवाहित है और विधुर है उनके लिए पेंशन योजना का जिक्र किया, उनकी घोषणा की और उसको लागू कर दिया तुरंत। ये डाटा कहां से आया? परिवार पहचान पत्र से। परिवार पहचान पत्र से ही हमें पता लगा कि हमारे प्रदेश में लगभग 3000 ऐसे बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं, खुले मंच से कह के गए हैं कि युवकों को रोजगार नहीं दिया जा सकता, उन्हें पेंशन के मामले में, चाहे वो विधुर पेंशन हो, चाहे जिसकी शादी नहीं हुई अविवाहित होने की पेंशन हो, इस तरह से एक तरह गुमराह किया जा रहा है देकर। देखिए, मैं सुन रहा था विपक्ष के नेता जो है ना बहुत परेशान थे। जो योजना है उसमें आयु सीमा क्या है? एक में 45 से 60 और एक में 40 से 60। तो जो 45 वर्ष की आयु का व्यक्ति है वो अगर विदुर हो गया तो भगवान के हाथ की बात है, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। और जो अविवाहित है और इस आयु तक वो अविवाहित रहा, कारण बहुत से होते हैं, हम उन कारणों पे जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो किसी भी सामान्य आदमी के लिए चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। बात तो इस पे होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने इस तरह के लोगों की चिंता की, उनका जीवन स्मूथ चले, उनकी जरूरियात पूरी हों, इस बात की चिंता की। लेकिन हमारे मित्र आलोचना किस बात की कर रहे हैं? जब रोजगार की बात करते हैं, इनसे एक सवाल पूछने वाला है कि मनोहर लाल जी ने तो अब तक 1,10,000 से ज्यादा पक्की सरकारी नौकरियां दे दी। प्राइवेट उद्योगों में 12.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्राप्त हो गया। हुड्डा साहब अपने कार्यकाल का डाटा दिखाएं ना कि 10 साल में आपने क्या किया भाई, अब वो बताएं। हमने करके दिखाया, हम बता रहे हैं कि हमने किया। आपने क्या किया आप उसका जिक्र कर दो। अब बाढ़ आई हुई है कई जगह, क्योंकि जिस तरह से पानी मार कर रहा है, चाहे घग्गर का हो, टांगरी का हो या यमुना का हो, उसको लेकर भी विपक्ष जो है हमला कर रहा है सत्ता पक्ष पर। कह रहा है कि इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए, जो लाखों करोड़ों के बजट है वो ना जाने किन जेबों में चले जाते हैं।
देखिए, पहली बात तो फिर मैं जब ये कंपैरिजन करूंगा तो मुझे कई बार लगता है कि बहुत से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि जी आप तो तुलना करने लगते हो। तुलना करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हम बताते हैं कि हमने जो इंतजामात किए थे उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे हरियाणा प्रदेश में बनिस्बत दूसरे प्रदेशों के नुकसान कम हुआ है। तो किश्तियां तो चल रही हैं, अंबाला हो या कहीं हो। नहीं, देखिए वो तो जितना पानी बरसा है साहब, दिल्ली के अंदर 153 मिलीमीटर पानी बरसा, वहां पे क्या हालात है आप देख ही रहे हैं। हमारे यहाँ 250 मिलीमीटर पानी बरसा और हमारे यहाँ पहाड़ों से पानी आया। तो स्वाभाविक है जब इतना बड़ी तादाद में पानी बरस जाएगा, पानी आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो पड़ेगा। महत्वपूर्ण चीज ये है कि सरकार ने जो प्रबंध किए और सरकार इस वक्त जो राहत के काम चला रही है उसका नतीजा ये है कि हम लोगों के यहाँ हरियाणा के अंदर जानी माल का नुकसान बहुत कम है, 5 लोग की है जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कल बाकायदा ये घोषणा भी कर दी कि जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है या किसान की जैसे फसल खराब हो गई है, किसी का मकान गिर गया या कुछ भी इस तरह का, उसका भी बहुत जल्दी सर्वे करके और उसका भी भरपाई सरकार करेगी और सरकार की ऐसी योजनाएं पहले से हैं। 0% टॉलरेशन की बात सरकार करती है और एंटी करप्शन ब्यूरो जब से विजिलेंस का नाम बदला है, पहले विजिलेंस भी खूब सक्रिय रहा है और अब भी लगातार सक्रियता देखी जा रही है। और एंटी करप्शन ब्यूरो को जिस तरह से मजबूत किया जा रहा है, सीबीआई के जजों, जो सीबीआई के सॉरी जो पुराने अफसर हैं उनको लाकर उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पारदर्शिता के ऊपर तो बिल्कुल स्पष्ट पहले दिन से मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया था, जीरो टॉलरेंस। देश के प्रधानमंत्री जी ने तो बाकायदा जब सम्मेलन था सीबीआई का, और उसमें स्पष्ट तौर पे कहा था कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई हिचक ना करें। हमारा तो एकमात्र एजेंडा है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। और हरियाणा में आप देख ही रहे हैं लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं, कानून सम्मत कार्रवाई उनके ऊपर हरियाणा में हो रही है। बहुत से लोगों को परेशानी है। परेशानी किसको होती है जब भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होती है? जो लोग स्वयं भ्रष्टाचार मानसिकता के होते हैं वही परेशान होगा। वरना तो जो आम हरियाणवी है, चाहे वो नेता है या कोई भी है, उसको तो प्रसन्न होना चाहिए कि देखिए जो जनता के संसाधनों की लूट कर रहे थे उन लोगों पे सरकार ने कार्रवाई की। इसके लिए तो सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन हुड्डा साहब तो आलोचना करते हैं। मुझे तो हुड्डा साहब की मानसिकता समझने में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हुड्डा साहब भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की आलोचना क्यों करते हैं। इसका मतलब कि वो भ्रष्टाचार के समर्थक हैं। हालांकि उनके 10 साल का कार्यकाल ऐसा ही रहा है। बहुत से मामले हैं, अगर गिनवाएंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। इस तरह से एक तिकड़ी कांग्रेस में सबको पता है कि सुरजेवाला हुए, शैलजा हुए या किरण चौधरी हुए, वो एक तरह से अलग गुटों में बटे हुए थे पहले, तो अब ये तीनों इकट्ठे हो गए हैं और भूपिंदर सिंह हुड्डा वर्सेस ये चल रहा है। इसका कितना फायदा बीजेपी को देखते हैं आप? देखिए, इसके लिए तो किरण चौधरी जी ने 2 दिन पहले बहुत बढ़िया बात कही। किरण चौधरी जी ने मुझे लगता है कि लगभग स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। किरण चौधरी जी का कहना यह था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं विपक्ष आपके समक्ष, वो कहते हैं वो केवल उन लोगों को जो उनके समर्थक हैं उनको मोबिलाइज कर रहे हैं कि कल को उनको अगर पार्टी छोड़नी पड़े तो वो लोग उनके साथ चले जाएं। किरण चौधरी जी का ऐसा कहना था। तो इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है। आपको याद रखना चाहिए 2019 विधानसभा चुनाव से पहले रोहतक रैली में हुड्डा साहब खुद कह चुके हैं ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। और अब जो किरण चौधरी जी ने कहा है, इन दोनों को अगर आप इकट्ठा करके विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो चल रहा है वो हमें बहुत सही से समझ में आ जाएगा। राजनीतिक सवाल आपसे नहीं करूंगा क्योंकि आप इस वक्त सरकार के साथ एफिलेटेड है, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन कितने चांसेस लगते हैं कि आपको भूपिंदर सिंह हुड्डा या कांग्रेस के ऐसे बड़े चेहरे बीजेपी में आ सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ये तो एक मतलब काम करने का ढंग कह लीजिए। हालांकि पार्टी से संबंधित बात ना करूं तो ठीक है, लेकिन आपने सवाल पूछ ही लिया है। तो कांग्रेस के बहुत से विधायक जो इस बात के लिए प्रयासरत हैं। एक विधायक ने तो मुझसे खुद बात की थी, लेकिन बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो भी व्यक्ति को पार्टी ये निर्णय डिसाइड करती है कि कौन व्यक्ति इस काबिल है जिसको पार्टी में लिया जा सकता है, या यूं कहिए जो हमारी विचारधारा को स्वीकार कर रहा है, उसकी चरित्र, उसका एग्जिस्टेंस, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस और उसका समर्पण विचारधारा के प्रति, ये कुछ पैमाने होते हैं जिनको देख के निर्णय लिया जाता है।
आखिरी सवाल मैं लूंगा अरविंद केजरीवाल पर, जहां से शुरू हुआ था। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में मुकाबला अरविंद केजरीवाल से होगा या कांग्रेस से होगा, बीजेपी का? केजरीवाल तो कहीं भी नहीं है। केजरीवाल की तो बात करने में मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा। केजरीवाल तो एक झूठा आदमी है। वो मैंने जैसे पहले कहा, हरियाणा की जनता झूठ को बहुत बेहतर पहचानती है। देखिए, आप एक बात को समझिए, इस बात से अगर मैं इनकार करूं कि दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस होगी, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। हरियाणा के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस ही होगी, और बाकी जो राजनीतिक दलों का मुझे नहीं लगता राजनीतिक रूप से हरियाणा के अंदर कोई बहुत बड़ा अस्तित्व है। जहां तक केजरीवाल साहब की बात है, केजरीवाल साहब तो 2014 का चुनाव लड़के देख चुके, 2019 विधानसभा लोकसभा चढ़ के देख सके, उपचुनाव लड़के देख चुके। हर बार उनकी जमानत जब्त हुई है, क्योंकि हरियाणा की जनता, में जैसे पहले कहा, राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, ऐसे झूठ में नहीं फंसती। धन्यवाद। तो ये है प्रवीण अत्रे, इनका कहना है कि झूठ के अंदर हरियाणा की जनता नहीं फंसती। बिजली आंदोलन हरियाणा में कैसे खड़ा करेंगे, ये सवाल इनका बहुत सीधा और स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि हरियाणा सरकार जो है बिजली मुहैया करवा रही है, चाहे इस वक्त आपदा का वक्त हो, बारिश हो, जिस प्रकार से एक तरह से कहा जाए इंद्र देवता का प्रकोप देखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रयास सरकार के ये हैं कि सभी जगह बिजली लगातार मिले। अगर जाती भी है तो आंशिक रूप से जाती है, और जो हरियाणा की बेल्ट है, हरियाणा के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, वो गुमराह होने वाले नहीं हैं, ऐसा मानना है प्रवीण अत्रे का। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।